नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में लेकर हाजिर हूं कि जन्म कुंडली में फलादेश की आवश्यकता क्यों है। यद्यपि ज्योतिष निदान का विषय है, प्रिडिक्शन का नहीं, मैं बार बार कहता हूं, फिर भी इसमें फलादेश क्यों किया जाता है, यही इस वीडियो का विषय है। जन्मपत्री मानव के पूर्व जन्म के संचित कर्मों का मूर्तिमान रूप है, अथवा यूं कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में कर्मों को जानने की कुंजी है। जिस प्रकार विशाल वट वृक्ष का समावेश उसके बीज में है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व जन्म जन्मांतरों के कृतकर्म जन्मपत्री में अंकित हैं। जो आस्तिक हैं, आत्मा को नित्य पदार्थ स्वीकार करते हैं, वे इस बात से मानने से इनकार नहीं करते हैं कि संचित एवं प्रारब्ध कर्म के फल को मनुष्य अपनी जीवन नौका में बैठकर क्रियमाण रूपी पतवार से, अर्थात जो हम काम करते हैं उसके द्वारा हेर फेर करते हुए उपभोग करता है। इसका मतलब क्या है? हेर फेर का मतलब कि किसी जातक को या किसी व्यक्ति को यदि पता है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि जो बाद में बहुत घातक फल प्रदान करती है, उन ग्रहों को अनुकूल करके वह अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता है, सुखी कर लेता है। इसी बात को यहाँ पर हेर फेर कहा गया है। जन्मपत्री से मानव जीवन के भाग्य का ज्ञान किया जाता है। यहाँ इतना हमेशा याद रखना रहता है कि क्रियमाण कर्मों के द्वारा, यानी कि जिन कर्मों को हम यहाँ पर करते हैं, जिनमें पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन आदि हैं, पूर्व उपार्जित अदृष्ट में, यानी कि जो पूर्व के जो अदृष्ट शुभाशुभ फल हैं, यानी कि जन्मपत्री में जो अरिष्ट हैं, उनमें हीनाधिकता की जाती है, अर्थात उनको कम किया जा सकता है और उनको अधिक भी किया जा सकता है। यह पहले ही कहा गया है कि ज्योतिष का प्रधान उपयोग अपने अदृष्ट को, यानी कि जिस चीज को हम जानते ही नहीं कि कल हमारे साथ क्या होगा, उसमें सुधार करना है। यदि हम अपने भाग्य को पहले से जानते हैं तो सजग हो जाते हैं, उस भाग्य को हम पलट भी देते हैं। इसलिए, और इस भाग्य को पलटने का कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय जन्मपत्री के। क्योंकि जब आप जन्मपत्री में देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्या होना है, और उसके बाद ये पता लगेगा कि किस ग्रह से ये होना है। उसके बाद उसी ग्रह को अनुकूल करके ही आप अपनी इस क्रियमाण के जरिए उसमें हीनाधिकता ला सकते हैं। परंतु जो तीव्र अदृष्ट का उदय हो जाता है कभी कभी, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप इसके बारे में पहले विश्लेषण नहीं करते हैं, और वह टाला ही नहीं जा सकता क्योंकि वो तो हो चुका होता है, उसका फल फिर भोगना पड़ता है। इसलिए आज साधारण जनता में या साधारण समाज में जो विश्वास ये फैला हुआ है कि ज्योतिष में एक व्यक्ति का भाग्य इस प्रकार बताया जाता है, वो भाग्य बताने की कोई पद्धति है नहीं। अब यदि क्रियमाण का पलड़ा भारी हो गया, यानी कि आप जो कर्म यहाँ कर रहे हैं, कर्म का मतलब नौकरी से या फिर कोई ऐसे कामों से नहीं, समाज सेवा से। यहाँ उन कर्मों की बात की जाती है जो पूजा पाठ जप तप आदि से संबंधित हैं, अर्थात जो केवल ग्रहों को अनुकूल करने वाले क्रियमाण कर्म हैं, उनका पलड़ा भारी हो गया तो व्यक्ति अदृष्ट का जो अपना अशुभ फल है उसको शुभ फल में परिवर्तित करने में समर्थ हो जाता है। हाँ, क्रियमाण पदार्थ रूप में संपन्न न किया जाए तो पूर्व उपार्जित अदृष्ट का फल तो फिर भोगना ही पड़ता है। इसलिए जन्मपत्री में ज्योतिषियों द्वारा जिस प्रकार का फलादेश बताया जाता है वह ठीक घट भी सकता है, अन्यथा भी हो सकता है। फिर भी जीवन की उन्नतिशील बनाने और क्रियमाण, यानी कि अपने कर्मों द्वारा किए गए कार्यों से अपने भविष्य को सुधारने के लिए ज्योतिषीय ज्ञान की या ज्योतिषीय क्रिया की आवश्यकता बहुत जरूर है। जन्मपत्री के फलादेश को अवगत करने के लिए प्रथम ग्रह, उसके संबंध में कुछ बातें आवश्यक जो है वो जान लेनी चाहिए। भाव, राशि, ग्रह की स्थिति देखकर ही फल का वर्णन किया जाता है, और ग्रहों का स्वरूप ज्ञात कर उनके संबंध में फल बताया जाता है। जैसे 9 ग्रहों के लिए किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के अदृष्ट फलों को ठीक करने के लिए उसकी जन्मपत्री का अवलोकन किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले यह देखना होता है कि सूर्य क्या है। सूर्य जो उस जन्म कुंडली में है, किसी भी जन्म कुंडली में है, उसके बारे में कम से कम इतना तो हमें जानना आवश्यक है कि सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, पुरुष वर्ण है, रक्त वर्ण है, और पित्त प्रकृति का है, और पाप ग्रह है। सूर्य आत्मा का, स्वभाव का, आरोग्यता का, राज्य का, देवालय का और पितृभक्ति का सूचक है। पिता के संबंध में सूर्य से ही ज्ञान किया जाएगा, और
इसका विशेष प्रभाव भी पड़ता है। लग्न से 7वें स्थान में यह बलि माना जाता है और मकर से 6 राशि पर्यंत यह चेष्टा बलि माना जाता है। इससे शारीरिक रोग, सिरदर्द, अपचन, क्षय, महाज्वर, अतिसार जो एक रोग होता है, मंदाग्नि, नेत्र विकार, मानसिक रोग, उदासीनता, खेद, अपमान एवं कलह आदि का विचार किया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा के बारे में भी हमें जानना होगा कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा पश्चिम उत्तर दिशा का स्वामी होता है, श्वेत वर्ण, स्त्री कारक ग्रह और जल ग्रह है। वात्श्लेषमा इसकी धातु होती है और यह रक्त का स्वामी होता है। माता, पिता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि, राज अनुग्रह, संपत्ति और चतुर्थ स्थान का यह कारक है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा बलि और मकर से 6 राशि में इसका चेष्टा बल होता है। इससे शारीरिक रोग, पांडु रोग, जलज रोग, कफज रोग, पीनस रोग, मूत्रकृच्छ रोग, स्त्रीजन्य रोग, मानसिक रोग, व्यर्थ भ्रमण, उदर एवं मस्तिष्क का विचार किया जाता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक, पंचमी तक पूर्ण ज्योति रहने से शुभ ग्रह और बलि माना जाता है। बलि चंद्रमा चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल देता है। यही शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक चंद्रमा को पाप ग्रह मानते हैं और यहाँ पर यह अपने अशुभ फल देता है। मंगल के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए। दक्षिण दिशा का स्वामी पुरुष जाति, पित्त प्रकृति, रक्त वर्ण, अग्नि तत्व, स्वभावतः पाप ग्रह है। धैर्य और पराक्रम का स्वामी है। तीसरे और छठे स्थान में बलि और द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। 10वें स्थान में दिग्बली और चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि होता है। भ्रातृ और भगिनी कारक, भाई और बहन का कारक है। बुध के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। उत्तर दिशा का स्वामी नपुंसक, त्रिदोष प्रकृति, श्याम वर्ण और पृथ्वी तत्व, पाप ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि के साथ रहने से अशुभ और शुभ ग्रह पूर्ण चंद्रमा गुरु, शुक्र के साथ रहने से शुभ फलदायक होता है। यह ज्योतिष विद्या, चिकित्सा शास्त्र, शिल्प, कानून, वाणिज्य और चतुर्थ तथा 10वें स्थान का कारक है। चतुर्थ स्थान में रहने से निष्फल होता है। इससे जिह्वा और तालु आदि उच्चारण का अवयवों का विचार किया जाता है। इससे वाणी, गुह्य रोग, संग्रहणी, बुद्धिभ्रम, मूक, आलस्य, वात रोग, श्वेत कुष्ठ आदि का विचार विशेष रूप से किया जाता है। गुरु के बारे में छोटी सी जानकारी। पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी पुरुष जाति, पित्त वर्ण और आकाश तत्व बृहस्पति कहा जाता है। यह लग्न में बलि और चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि होता है। चर्बी का कारक, कफ धातु की वृद्धि करने वाला है। पुत्र, पौत्र, विद्या, ग्रह, गुल्म, सूजन, सेफ आदि रोगों का विचार इससे किया जाता है। शुक्र दक्षिण पूर्व का स्वामी, स्त्री जाति, श्याम गौरवर्ण, कार्यकुशल है। इस ग्रह के प्रभाव से जातक का रंग गेहुआ हो जाता है और छठे स्थान में यह निष्फल होता है और 7वें स्थान में अनिष्टकर होता है। जल ग्रह है, कफ, वीर्य आदि धातुओं का कारक माना जाता है। मदन इच्छा, गान विद्या, काव्य, पुष्प, आभरण, नेत्र, वाहन, शैया, स्त्री, कविता आदि करने का शौकीन शुक्र होता है। दिन में जन्म होने पर इससे माता का विचार किया जाता है और रात्रि में जन्म होने पर पिता का विचार किया जाता है। सांसारिक सुख का विचार इस ग्रह से ही होता है। और शनि के बारे में पश्चिम दिशा का स्वामी नपुंसक, वात्सलेषमिक प्रवृत्ति, कृष्णमर्ण, वायु तत्व, 7वें स्थान में बलि, वक्री ग्रह चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि होता है। इससे अंग्रेजी विद्या का विचार किया जाता है। रात में जन्म होने पर मात्र और पितृ कारक होता है। आयु, शारीरिक बल, उदारता, विपत्ति, योगाभ्यास, प्रभुता, ऐश्वर्य, मोक्ष, ख्याति, नौकरी और मूर्छादि रोगों का विचार इससे किया जाता है। राहु दक्षिण दिशा का स्वामी है, कृष्णवर्ण क्रूर ग्रह है। जिस स्थान पर यह रहता है वो स्थान की उन्नति को रोकता है। केतु भी कृष्णवर्ण क्रूर ग्रह है। इसमें चर्म रोग, मातामह, हाथ पांव और क्षुधाजनित कष्ट आदि का विचार किया जाता है। विशेष बात यह है कि दिव्य बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, परंतु शुक्र से सांसारिक और व्यावहारिक सुखों का और बृहस्पति से परलौकिक और आध्यात्मिक सुखों का विचार किया जाता है। शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी होता है और बृहस्पति के प्रभाव से आदमी परमार्थी होता है। शनि और मंगल दोनों भी पाप ग्रह हैं, परंतु दोनों में अंतर यह है कि शनि यद्यपि क्रूर ग्रह है और उसका अंतिम परिणाम अत्यंत सुखद होता है, परंतु दुर्भाग्य और मंत्रणा के फेर में डालकर मनुष्य को शुद्ध बना देता है। मंगल उत्तेजना देने वाला है, उमंग और तृष्णा से परिपूर्ण कर देने के कारण सर्वदा दुखदायक होता है। ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा राजा, बुध युवराज, मंगल सेनापति, शुक्र गुरु मंत्री और शनि भृत्य है। सबल ग्रह राजा को अपने समान बनाता है। प्रिय दर्शकों, यह जो बातें मैंने बताई यह जाननी आवश्यक है।
लेकिन किसी भी समय जब किसी कुंडली का अवलोकन कोई ज्योतिषी करता है तो इन बातों को स्वतः ही कह बैठता है और आम साधारण लोग इसे फलादेश मान बैठते हैं, जबकि यह फलादेश नहीं है। यह एक सैद्धांतिक नियम है कि ये ग्रहों का इस तरह का व्यवहार होता है और इस तरह के व्यवहार से ही ज्योतिषी यह अनुमान लगा लेता है कि प्रारब्ध के कर्मों से इसे क्या फल मिलेंगे और किस प्रकार के कष्टों से यह परेशान रह सकता है। उसके बाद बताया जाने वाला जो निदान है वही ज्योतिष का परम विषय है। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि फलादेश न चाहते हुए भी क्यों करना पड़ता है, क्यों कर दिया जाता है, फलादेश क्या है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।